12। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो चलिए कुछ हमारे साथ कुछ एक एक्टिविटी में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, देखते हैं। ये हमारे पास बीकर है, बीकर में हमने पानी लिया हुआ है, इसमें हम थोड़ा सा ये कॉमन साल्ट डाल रहे हैं, ठीक है ना। कॉमन साल्ट डालेंगे और इसके बाद हम इसको डिसॉल्व करेंगे। इसमें देखते हैं डिसॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ, देखते साल्ट पानी में डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व हो गया पानी, ठीक है। अब यही एक्सपेरिमेंट हम चीनी के साथ करते हैं। एक दूसरा बीकर लेके पानी लिया और पानी में शुगर डाला थोड़ा सा। ये हमारे पास शुगर है, शुगर भर के इसमें डाला। अब इसको मिला करके देखेंगे डिसॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए ये शुगर भी डिसॉल्व हो गया ये। हम्म शुगर भी डिसॉल्व हो गया पानी में। देखिए पार्टिकल छोटे छोटे और छोटे होते जा रहे हैं, स्मॉलर होते जा रहे हैं। डिसॉल्व होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ऐसे जल्दी डिसॉल्व होगा है। देखिए शुगर भी डिसॉल्व हो गए, शुगर के पार्टिकल्स भी पानी में डिसॉल्व हो गए। अब हम लेते हैं एक दूसरा बीकर और उसमें डालते हैं नैप्थलीन, ठीक है। नैप्थलीन और एंथ्रेसीन ये डालते हैं, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। नैप्थलीन को डालते हैं और हिलाएंगे चलाएंगे। नैप्थलीन वाल अनडिसॉल्व रहेगी, जैसी है वैसे ही रहेगी, नहीं डिसॉल्व होगी, ठीक है। इसी नैप्थलीन को हम अगर उसमें डालें बेंजीन में, देखिए नहीं डिसॉल्व हो रहे हैं ना। अगर हम इसको बेंजीन में डालते हैं तो ये डिसॉल्व हो जाएगी। और अगर हम ये केरोसिन है हमारे पास, केरोसिन कैसा होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, इसमें अगर हम डालेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगी। ऐसे डालेंगे, डाल करके इसको मिलाएंगे, ये डिसॉल्व हो जाएगी बेंजीन। ये देखिए ये डिसॉल्व हो गई है, थोड़ा सा पीस रह गया है, लगभग डिसॉल्व हो गई। तो वहीं पे अगर हम इसमें NaCl डालें, यानी सोडियम क्लोराइड डालें, तो देखते हैं क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए डाल के देखते हैं, सोडियम क्लोराइड डाला है। अब इसको हम स्टिर कर रहे हैं, वेदर इट विल बी डिसॉल्व और नॉट। ये हमने जितना लिया था उतना ही रखा हुआ है, बिल्कुल डिसॉल्व नहीं हुआ है, तो सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व नहीं हुआ। हम इसी में अगर शुगर डालें, शुगर डाल के देखते हैं। ये हमारे ने शुगर डाल दी।
शुगर डिजॉल्व नहीं हो रही है, देखिए। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पे क्या समझा कि कोई भी सॉल्यूट है खास तरीके के सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है। यानी कि अगर पोलर सॉल्यूट है, जैसे इसके केस में हमने देखा बेंजीन एंड नेफ्थलीन डिसॉल्व हो जाते हैं, बेंजीन एंथ्रेसीन भी डिसॉल्व हो जाएंगे। यहाँ वाटर और NaCl डिसॉल्व, यानी NaCl पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, शुगर पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन पानी में जब हमने नेफ्थलीन डाला डिसॉल्व नहीं हुआ। इसी तरह से एंथ्रेसीन डालेंगे, वो भी पानी में डालने पर डिसॉल्व नहीं होगा। बेंजीन को नेफ्थलीन बेंजीन में डाला तो डिसॉल्व हो गया, एंथ्रेसीन नहीं होगा डिसॉल्व है। इसी तरह से NaCl को हमने जब बेंजीन में डाला डिसॉल्व नहीं हुआ, और शुगर में जब हमने शुगर को डाला तो ये डिसॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, यानी सॉल्यूट एक खास तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, यानी कि पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या देखा आपने, ये पोलर है यानी आयनिक है, पोलर है ये। तो पोलर पानी कैसा है, पानी भी पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्यूट था तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया। लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्यूट था वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ। इसको हम कहते हैं लाइक dissolves like, means a solute dissolves in the solvent if intermolecular interactions are similar। उसी solvent में dissolve होगा कोई solute अगर उसके intermolecular forces are similar with solvent। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप कहीं जाते हैं किसी फंक्शन में, तो वहाँ आपको अपनी एज के बच्चे भी मिलते हैं, छोटे बच्चे भी मिलते हैं, और बूढ़े दादा दादी भी मिलते हैं, सब लोग मिलते हैं। आप ज़्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड करना चाहते हो वहाँ पर? छोटे बच्चों के साथ? नहीं, आप कौन बच्चों के साथ अपना टाइम वेस्ट करें, हैं? क्या बूढ़े लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ? अरे उनके साथ भी नहीं। अरे दुनिया भर की सीख देते रहेंगे, है ना, उनके साथ भी आप पसंद नहीं करेंगे। और आपके एज ग्रुप का कोई लड़का या लड़की मिल जाएगा, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। यानी अपने जैसे के साथ आप टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। वही चीज़ यहाँ पर है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सिमिलर इंटरेक्शन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स सिमिलर सॉल्यूट सिमिलर इंटरेक्शन वाले सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। इसी को हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्लियर हो गया? जिस तरह से आप अपने एज ग्रुप के साथ रहना पसंद करते हो, ज़्यादा मस्ती किसके साथ करते हो रह करके? छोटे बच्चों के साथ या बूढ़े लोगों के साथ? नहीं, आप अपने एज ग्रुप के साथ जब होते हो तो बहुत मस्ती करते हो, उनके साथ रहना पसंद करते हो, बातचीत करना पसंद करते हो, टाइम पास करना, टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो। ठीक है ना? तो हर इसी तरह से जो मॉलिक्यूल है उस जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो आप उसमें देखेंगे कि आप अपने चारों तरफ सारे एग्जाम्पल अगर आप कंपेयर करें तो आपको सारे केमिस्ट्री जैसे मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर बिल्कुल आप जैसा है। जब भी आप ये आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कुछ भी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, आप हर चीज़ में केमिस्ट्री को ढूंढ सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक, तो चलिए कम टू द टॉपिक, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है? जब भी हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स उसमें क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना? और क्रिस्टलाइजेशन क्या हुआ? क्रिस्टलाइजेशन हम जैसे ये कर रहे थे ना अभी, इसमें साल्ट मिला करके यानी कॉमन साल्ट मिला करके इसको स्टिर कर रहे थे। ठीक है ना? तो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जब इसमें ज़्यादा साल्ट होगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि साल्ट के मॉलिक्यूल जो अंदर होंगे वो बाहर वाले मॉलिक्यूल को यानी एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, या बाहर वाले मॉलिक्यूल अंदर वाले मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे। इस प्रोसेस में क्या हो सकता है कि अंदर का मॉलिक्यूल बाहर आ जाए यहाँ पर, और बाहर का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर चला जाए। ठीक है ना? इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन में से क्रिस्टल बन करके बाहर निकले, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में से अगर सैचुरेटेड हो जाएगा तो इसमें से NaCl के क्रिस्टल्स बाहर निकलने। कारण क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में जब टकराते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के बाहर चले। जैसे आप रेस में मैदान में घूम रहे हो, दौड़ रहे हो, किसी ने धक्का दे दिया तो लाइन के बाहर वो साथ वाला गिर जाएगा अगर आपने ऐसे धक्का दिया। वही सेम सिचुएशन यहाँ है, मॉलिक्यूल्स भी आपस में एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, धक्का देते हैं, और इस कोलिजन में
मॉलिक्यूल्स कुछ सॉल्यूशन के बाहर आ जाते हैं। जो मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के बाहर आ जाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। मॉलिक्यूल्स जो डिसॉल्व हैं सॉल्यूशन में, कोलिजन के समय कुछ मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन में से बाहर आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द क्रिस्टलाइजेशन। देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाँ, कम टू द वन, ये पॉइंट रह गया अपना डिस्कस करने के लिए। रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर जब हो गया तो उस समय क्या होगा? हम जब ऐसे चलाते जा रहे हैं, हमको लगेगा कि ये सॉल्यूट मतलब डिसॉल्व होना बंद हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल उस प्रोसेस में ये हो रहा होता है कि डिसोल्यूशन जिस रेट से हो रहा है उसी रेट से क्रिस्टलाइजेशन होता है। यानी जिस रेट से पार्टिकल सॉल्यूट के अंदर जा रहे हैं, सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहे हैं, उसी रेट से सॉल्यूशन में से पार्टिकल बाहर आ रहे हैं। तो हमें देखने से ऐसा लगता है कि अभी ये रिएक्शन होना बंद हो गया है, यानी डिसोल्यूशन बंद हो गया है। ऐसे सॉल्यूशंस को जिनमें नो मोर सॉल्यूट इज, हम जितना भी सॉल्यूट डालते जाएं, जितना भी घुमाते जाएं, ऐसे ऐसे करके घुमाते जाएं, ज़्यादा सॉल्यूट और डिसॉल्व नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और ये कंडीशन कब आती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाली? जब आप कोई चीज़ इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, और शुरू में क्या होगा? आपका डिसोल्यूशन जल्दी जल्दी होता जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा? डिसोल्यूशन बंद हो जाएगा। आप कितना भी उसमें सॉल्यूट डालते जाएंगे, डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उस कंडीशन में क्या हो गया? रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और दोनों के बीच में एक आयनिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। ये जो मैं बता रही हूँ ना कि हम ऐसे घुमाते जाएंगे लेकिन फिर भी डिसॉल्व नहीं होगा कितना भी घुमाते रहें, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है? उसके अंदर आयनिक एक जो इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो गया, और उस इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है? एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, और उसमें हो क्या रहा है कि पार्टिकल्स डिसॉल्व तो हो रहे हैं, बट सेम अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स आर कमिंग फ्रॉम सॉल्यूशन टू outside in the form of crystal, यानी rate of dissolution is becomes equal to rate of crystallization. in that condition जो solution है equilibrium में, वो solution is called as the saturated solution. तो clear हो गया? saturated solution क्या है? वो solution जिसमें हम और solute को dissolve नहीं कर सकते, और जब हम उसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, जिसमें रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एंड दिस सॉल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड। इस कंडीशन में अब हम उसमें और मोर सॉल्यूट नहीं घोल सकते। इसका मतलब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही डिसॉल्व किया जा सकता है, यानी कोई भी सॉल्वेंट है उसमें हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही डिसॉल्व कर सकते हैं एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इन ए गिवन सेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है, यानी कि कांस्टेंट है, उस टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही डिसॉल्व कर सकते हैं, और यानी उस समय जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो उसमें डिसॉल्व होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट। मतलब उस सॉल्वेंट में सॉल्यूट की एक फिक्स्ड सॉल्युबिलिटी होगी, क्योंकि निश्चित अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही डिसॉल्व हो सकता है एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। So in saturated solutions, the amount of solute is maximum, and this indicate the जो भी उसमें dissolve है solute, उससे हमें पता चलता है क्या? solubility of the solution, यानी solubility of the solute, कितना solute dissolve है पर 100 ग्राम of the solution, उसको हम solubility बोलते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं द सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो टू सॉल्यूशन विच इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड इफ इट हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। जैसे मैंने बताया था आपको कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, यानी सॉल्युबिलिटी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हर सॉल्वेंट मतलब हर सॉल्यूट के लिए अलग अलग होगी। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा घट जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा उसका देखते हैं। चलिए, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड।
since dissolution is a dynamic equilibrium, so it must follow Le Chatelier principle. Le Chatelier principle आपने पढ़ा हुआ है ना 11th में। अगर ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है तो Le Chatelier principle भी फॉलो करेगा। Le Chatelier principle क्या कहता है कि अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही है डिसोल्यूशन की, तो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ने के साथ डिसोल्यूशन की प्रोसेस बढ़नी चाहिए। और अगर डेल्टा एच नेगेटिव है यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट शुड बी डिक्रीज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। दैट इज सेम थिंग इज हियर। आप यहाँ पर ध्यान देंगे, इन ए नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, यानी डेल्टा एच एंडोथर्मिक प्रोसेस है अगर, और डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच मस्ट बी पॉजिटिव। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है उस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। वहीं पे अगर डिसोल्यूशन ऑफ एक्सोथर्मिक है यानी डेल्टा एच इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है, नेगेटिव है, उस कंडीशन में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज विद टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स ऑन लिक्विड, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ना तो सॉलिड कंप्रेसिबल है और ना लिक्विड कंप्रेसिबल है। तो प्रेशर का असर वहाँ पड़ता है जहाँ कंप्रेसिबिलिटी हो, तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। यहाँ कंप्रेसिबल तो ना सॉलिड है ना लिक्विड है, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट होता। बच्चे वो ध्यान देंगे जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उनमें ये जो डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स छपा हुआ है जहाँ बुक्स में, वहाँ पे आप देखना ये डेल्टा एच के साइन उल्टे छपे हुए हैं। ये जो साइन है डेल्टा एच लेस देन जीरो की जगह डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो बना है, और यहाँ पर डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो की जगह लेस देन जीरो, ऐसे उल्टे साइन बने हैं। अगर आपके पास पुरानी बुक्स है, नई में तो नहीं है, जैसे इस सेशन में 2018 की प्रिंट, 19 की प्रिंट में तो नहीं है, 19 की प्रिंट के पहले वाले जो भी हैं उनमें ये आपको मिलेगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ठीक, तो इन लिक्विड्स में हम ये कंसीडर करते हैं, छोटा सा डायग्राम से आपको समझाना चाह रही हूँ। देखिए एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट में गैस डिसॉल्व है, और हमने इसको क्या किया है, एक पिस्टन रख दिया है इसके ऊपर, और पिस्टन के ऊपर ये वेट रख दिया है W1 इसको दबाने के लिए। ठीक, इस कंडीशन में जब इस पे वेट W1 रखा हुआ है तो दो जो इसमें प्रोसेस हो रही हैं, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में गैस डिसॉल्व है, तो इसमें दो प्रोसेस कौन सी हो रही होंगी, एक तो रेट ऑफ एंटरिंग सॉल्यूशन, यानी जो गैस के पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन में एंटर कर रहे होंगे, और इसके अपोजिट रेट कौन सी हो रहेगी, रेट ऑफ लीविंग फ्रॉम द सॉल्यूशन, यानी पार्टिकल्स इस गैसियस फेज से सॉल्यूशन में आ रहे होंगे और सॉल्यूशन से गैसियस फेज में जा रहे हैं। और अभी की कंडीशन में जब W1 वेट रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ एंटरिंग इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ लीविंग इन द सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन में अंदर आने की रेट है, पार्टिकल्स की घुलने की रेट है, वही रेट सॉल्यूशन से बाहर जाने की है, यानी एवोल्यूशन की रेट है। इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर मेंटेन्ड है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं। कैसे डिस्टर्ब करेंगे, इस इक्विलिब्रियम सिस्टम पर हम ये वेट दो बढ़ा दिए, W2 एंड W3, ये दो वेट हमने बढ़ा दिए। वेट बढ़ाने से क्या हो गया, पिस्टन नीचे आया, पिस्टन नीचे आया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ने से क्या हुआ, प्रेशर ऑफ गैस ऑन द सरफेस इंक्रीज। ठीक है, गैस का प्रेशर जो सॉल्यूशन है उसकी सरफेस पर इंक्रीज हो गया। जब प्रेशर गैस का सॉल्यूशन की सरफेस पर इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, वॉल्यूम ये डिसोल्यूशन बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ रहा है ऑन सरफेस, सरफेस पर गैस पार्टिकल्स का प्रेशर बढ़ा, यानी गैस क्या होगी उसमें डिसॉल्व हो जाएगी, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस विल इंक्रीज अंटिल न्यू इक्विलिब्रियम इज नॉट सेट। ठीक है ना, जैसे ही हमने W2 W3 रखा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए तो प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन भी बढ़ गया, इसलिए डिसोल्यूशन भी बढ़ जाएगा। और इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करके डिसोल्यूशन पर गैसेस का प्रेशर बढ़ेगा और डिसोल्यूशन गैसेस का सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा।
तो ये हमने अलग से लिख दिया, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्यूशन। अगर प्रेशर सॉल्यूशन पे बढ़ाएंगे तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो आइए दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट टेम्परेचर का क्या पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू लीच-टेलियर प्रिंसिपल, क्योंकि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है तो इसमें लीच-टेलियर प्रिंसिपल भी लागू होगा। और अकॉर्डिंग टू लीच-टेलियर प्रिंसिपल डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो कैसी है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि जो डिसोल्यूशन है वो सिमिलर टू कंडेंसेशन, क्योंकि कंडेंसेशन में क्या हो रहा था, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स आते हैं। डिसोल्यूशन में क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन में भी क्या हो रहा है, गैस डिसॉल्व होकर लिक्विड स्टेट में आ रही है, यानी सॉल्यूशन में जा रही है, मतलब लिक्विड स्टेट में जा रही है। लिक्विड स्टेट में जा रही है तो जिस तरह से कंडेंसेशन में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, जब गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाते हैं मॉलिक्यूल्स तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है, यानी एनर्जी को इवॉल्व करके आते हैं। काइनेटिक एनर्जी कम होने से ऐसे गैसियस पार्टिकल्स, यहाँ गैसेस जब डिसॉल्व होंगी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, यानी डेल्टा एच निगेटिव होगा। डेल्टा एच निगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, यानी डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस कम हो जाएगा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि शैलो पॉन्ड्स होते हैं उनमें मछलियाँ क्यों मर जाती हैं गर्मियों में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है, A+ ग्रेड का, नोट कर लीजिए। वाई द फिशेस डाई इन शैलो पॉन्ड्स इन समर, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो डिसोल्यूशन इज द एंडोथर्मिक, ऐसे आपको समझाना पड़ेगा कि डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, सो डेल्टा एच इज नेगेटिव फॉर डिसोल्यूशन, सो टेम्परेचर increasing the temperature dissolution of gas in solution will decrease, यानी जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट कम हो जाता है गर्मियों में, इसीलिए फिशेस मर जाती हैं, फिशेस डाई ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे हेनरी लॉ। हेनरी लॉ ये कहता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द partial pressure of the gas present above the surface of the liquid or solution, यानी सॉल्यूशन के सरफेस पे जो गैस प्रेजेंट है, जो पार्शियल प्रेशर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या हम कहें सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट ये आया हेनरी का। इसके बाद ये सबसे पहले हेनरी ने ही क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन किया कि कितना गैस का डिसोल्यूशन होता है। तो जो उन्होंने देखा, मतलब क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट किया, सबसे पहले दैट साइंटिस्ट वाज हेनरी। तो इन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट किया सबसे पहले HCl गैस इन साइक्लोहेक्सेन, और इन्होंने मोल फ्रैक्शन का और पार्शियल प्रेशर का ग्राफ ये देखा, मतलब डिफरेंट मोल फ्रैक्शन का डिफरेंट पार्शियल प्रेशर से क्या कनेक्शन है उसके लिए उन्होंने ग्राफ खींचा, तो ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला। इस बेस पर उन्होंने अपना ये लॉ दिया कि जो सॉल्युबिलिटी है वो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दूसरे फॉर्म में ये डाल्टन ने भी कहा कि जो उनका मोल फ्रैक्शन है वो वेपर प्रेशर का एक फंक्शन है, वो इंडिपेंडेंट इन्हीं के समय के, हेनरी के समय के ही साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी बताया कि ऐसा है। तो हेनरी लॉ को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। डाल्टन ने भी बताया कि जो वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन का फंक्शन है, या हम कहें मोल फ्रैक्शन है वो वेपर प्रेशर का फंक्शन है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। तो हेनरी लॉ को 2-3 तरीके से लिखा जाता है। एक ये तरीका है, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ये तरीका है, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। ठीक, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आ रहा है, जिसे हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, वो ये फॉर्म है हेनरी लॉ की। इस फॉर्म में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो यही आप याद रखिए, ये न्यूमेरिकल में भी काम आएगा फॉर्मूला, इसको ध्यान से अच्छे से याद रख लीजिए। रटना है नहीं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो KH आ जाएगा, यहीं से स्टेटमेंट बना लो। क्या स्टेटमेंट हुआ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, यानी वेपर फेज में जो प्रेशर है वो जो सॉल्यूशन में है
उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो दिस इज द मोस्ट यूजेबल फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ। ठीक, P इक्वल टू KH। कैसे याद रखना है? कचाक कचाक करते हैं ना अपन, चाकू से कोई चीज़ काटते हैं ना, कचाक कचाक करते हैं, तो वैसे ये याद रखने का तरीका है। हेनरी लॉ का क्या है फॉर्मूला? P इक्वल टू कचाक। क्या है हेनरी लॉ? P इक्वल टू कचाक्स, कचाक्स, KHX, P इक्वल टू कचाक्स, कचाक्स, P इक्वल टू KHX, P इक्वल टू कचाक्स। बस इतनी सी तो बात है। हेनरी लॉ याद हो गया। व्हाट इज हेनरी लॉ? P इक्वल टू कचाक्स, यानी जो पार्शियल प्रेशर of the gas over the solution is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। ठीक है, यानी गैस सॉल्यूशन के ऊपर जो गैस है उसका पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर जो गैस का मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो व्हाट इज हेनरी लॉ? P इक्वल टू कचाक्स। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ को डिस्कस करते हैं। तो हेनरी लॉ का बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है। क्या यूज़ है? सबसे पहले देखिए, टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, लिम्का और जितनी भी एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक आती हैं उन सब में CO2 गैस भरी होती है। तो उसमें CO2 ज़्यादा डिजॉल्व हो उसके लिए क्या किया जाता है? CO2 इज फिल्ड विद हाई प्रेशर। CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स इज फिल्ड विद हाई प्रेशर। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ हो रहा है। काहे का? सबसे ज़्यादा ये कोका कोला और लिम्का वाले हेनरी लॉ का फ़ायदा उठा रहे हैं कमाई करके, है ना। और दूसरा है क्या? और स्कूबा डाइवर्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल क्या होता है, यहाँ मैंने पूरा डिटेल कहानी नहीं लिखी है, आपको मैं बता रही हूँ। स्कूबा डाइवर्स का क्या होता है कि स्कूबा डाइवर्स ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के नीचे जाते हैं। जैसे जैसे पानी में नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है और आपने क्या अभी पढ़ा? इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है? जैसे जैसे बढ़ेगा प्रेशर तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी बढ़ती है। तो जब स्कूबा डाइवर नीचे जा रहा है तो उसके ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा ब्लड में ऑक्सीजन सॉल्युबल हो जाएगी। तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ गई, मतलब बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वो ऊपर आता है वापस आया तो प्रेशर कम हुआ। प्रेशर कम हुआ तो क्या होगा? जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सॉल्युबल थी, अब सॉल्युबिलिटी कम भी होती है ना, ऊपर आएंगे जब सरफेस पर आएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। जब सॉल्युबिलिटी कम होती है तो कम सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट क्या होगा? गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी तो वो बाहर आएगी, ब्लड में से बाहर निकलेगी। कैसे निकलेगी? बुलबुले बनाकर, यानी बबल्स के फॉर्म में निकलेगी। और ये बबल्स के फॉर्म में वेन्स में फंस जाते हैं, जो ब्लड वेन्स होती हैं उनमें फंस जाते हैं बबल्स, उसको हम बैंड्स बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैंने लिख रखा है बैंड्स, ये आपको व्हाट आर बैंड्स ऐसे करके कोई क्वेश्चन आ सकता है। या हेनरी लॉ क्या है, हेनरी लॉ के एप्लीकेशन बताइए, ये अपने आप में A+ ग्रेड का क्वेश्चन है। हेनरी लॉ क्या है, हेनरी लॉ के एप्लीकेशन बताइए। इसमें ये वाला एप्लीकेशन जिसमें बैंड बनते हैं, स्कूबा डाइवर जब नीचे जाते हैं तो उनके जो सिलेंडर्स होते हैं, यानी जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, उसको हीलियम से क्यों डाइल्यूट करते हैं, या एक स्कूबा डाइवर्स के सिलेंडर्स में हीलियम क्यों भरी जाती है, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने आपको जब बताया बैंड्स बन जाते हैं, सॉल्युबिलिटी जब नीचे गए, सरफेस के नीचे गए तो सॉल्युबल प्रेशर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ी। किसकी? ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में ज़्यादा, ऑक्सीजन डिसॉल्व हो गई। अब जैसे ही ऊपर आएंगे सरफेस पर, प्रेशर फिर कम हुआ तो बबल्स के फॉर्म में ऑक्सीजन बाहर आएगी, तो ब्लड के वेन्स में बबल का बनना मतलब क्या हो सकता है? ब्लड वेन रप्चर भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा कष्टकारी स्थिति बन सकती है। टू अवॉइड दिस सिचुएशन क्या करते हैं कि ब्लड में जब स्कूबा डाइवर्स ऊपर आए तो बैंड्स ना बने, उसके लिए क्या करते हैं कि इसके टॉक्सिक इफेक्ट को, यानी हाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 को, N2 ज़्यादा डिजॉल्व होती है, उसको उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। अभी आप हेनरी लॉ का पढ़ेंगे, ये KH वाली बात तब मैं बताऊंगी। अभी थोड़ा एक पॉइंट में भूल गई हूँ बताना, बाद में बताती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्युबिलिटी N2 की ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन से ज़्यादा N2 की सॉल्युबिलिटी होती है। और ऑक्सीजन तो क्या है, अगर ज़्यादा सॉल्युबल हो गई तो वो रिएक्ट कर जाएगी। क्यों? हमारे जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ऑक्सीजन तो CO2 बन के बाहर आ जाती है ना, वो तो कंज्यूम हो जाएगी। लेकिन जो N2 एक्स्ट्रा डिसॉल्व हुई वो N2 बैंड बन करके
परेशान करेगी। तो वो N2 के बैंड्स ना बने, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी कुछ कम हो जाए, उसकी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, इसको हीलियम से डाइल्यूट करते हैं, 11.7% हीलियम से। हाँ, तो जो स्कूबा डाइवर्स की किट होती है उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में ये परसेंटेज होता है, हीलियम इतना, नाइट्रोजन 56.2 और ऑक्सीजन 32.1% होता है। अगर ऐसे ही सिर्फ ऑक्सीजन यानी एयर भरी होगी तो एयर में क्या होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और बाकी का नाइट्रोजन होता है, तो वहाँ बैंड बनने का खतरा होता है। इसलिए तो एक ये हेनरी ला का बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस है। और दूसरा इम्पोर्टेंट देखिए एनोक्सिया, अपने आप में अब A+ ग्रेड का ये क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज़ एनोक्सिया, एनोक्सिया क्या है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग फेस करते हैं, या हम कह सकते हैं रॉक क्लाइंबर्स जो होते हैं वो फेस करते हैं। रॉक क्लाइंबर्स जब ऊपर जाते हैं तो बहुत हाई ऊंचाई पर क्या है, प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी यानी एयर की सॉल्युबिलिटी कम होगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ब्लड में। ब्लड की कमी के कारण क्या होता है, जो क्लाइंबर्स होते हैं या बहुत हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले लोग हैं, उनकी सोचने समझने की और निर्णय लेने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। इसी को हम एनोक्सिया बोलते हैं। ठीक है, तो एनोक्सिया क्या है, टू अवॉइड कंडीशन ऑफ एनोक्सिया क्लाइंबर्स टेक ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम। एनोक्सिया की कंडीशन को अवॉइड करने के लिए जो क्लाइंबर्स होते हैं, आपने पढ़ा है ना, जितने भी क्लाइंबर्स होते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के चलते हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के चलने का कारण यही है, एनोक्सिया को अवॉइड करना, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी में सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाएगी और वीकनेस भी फील करेगा आदमी, क्योंकि एनर्जी तो नहीं मिलेगी ना, हाँ एनर्जी रिलीज के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए। तो ऑल आर द इम्पोर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ द हेनरीज लॉ। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। गुड बाय।